नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस के बारे में, जो कि हुआ था 1990 में। अब ये एक्सोडस हुआ तो 1990 में था, लेकिन इसके पीछे पूरी एक कहानी है जो काफ़ी पहले से चली आ रही थी। उनका परसिक्यूशन काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था और किस तरीके से वो परसिक्यूशन बढ़ता गया और फाइनली उनका एक्सोडस हो गया 1990 में। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित जो है हमेशा से वैली का पार्ट हुआ करते थे, चाहे अशोका का रेन हो, चाहे अशोका का रूल हो, चाहे कनिष्का का रूल हो। कश्मीरी पंडित यहाँ पे हमेशा से एग्जिस्टेंट थे। कई सारे स्कॉलर्स ने अपने टेक्स्ट में उनको मेंशन किया है। वासुगुप्त का जो टेक्स्ट था शिव सूत्र, वो बेसिस बना था कश्मीरी पंडितों के लिए शैवाइट कल्ट अपनाने के लिए। शैविज्म उन्होंने अपनाया, शिव को पूजना उन्होंने शुरू किया आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के बाद उनको डायरेक्शन मिला। तो यहाँ पे कश्मीरी पंडित रहा करते थे, शिव भक्ति किया करते थे, एक जनेऊ अपनी बॉडी पे वो बांधा करते थे। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म यहाँ पे कोएग्जिस्ट किया करता था। स्पेशली इनिशियल जो 4th-5th सेंचुरी एडी थी, वहाँ पे काफ़ी पीसफुली कोएग्जिस्ट किया करता था। 10th सेंचुरी के बाद भी वो कोएग्जिस्ट किया करता था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 14th सेंचुरी के बाद से। यहाँ पे इस्लाम का पेनिट्रेशन शुरू हुआ। पहले रूलर थे शाह मीरी और उन्हीं के एक डिसेंडेंट थे जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर शाह मीरी। इनको और कहा जाता था सिकंदर बुतशिकन। बुतशिकन मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। तो बेसिकली इनका एक एजेंडा जो था वो ये था कि हिंदू आइडल्स जो हैं, हिंदू टेम्पल्स जो है, उनको डिस्ट्रॉय करना, और इन्होंने वैसा ही किया और उसी के बेसिस पे इनका नाम ये पड़ा। ठीक है, 14th सेंचुरी में परसिक्यूशन शुरू हुआ। कई सारे कश्मीरी पंडितों को पकड़ के कन्वर्ट किया गया, मास कन्वर्जन हुए, वहाँ पे हिंदू टेक्स्ट और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, फोर्स कन्वर्जन हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। कश्मीरी पंडितों पे टैक्सेस लगाए जाते थे। यहाँ पे एक टैक्स लगाया जाता था जिजिया, यानी कि एक पिलग्रिमेज जो किया करते थे कश्मीरी पंडित, उस पर भी यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था। तो उन पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा होता था। जब भी कोई इनका आदमी इनको अप्रोच करता था कश्मीरी पंडितों को, तो वो डर के मारे बोलते थे न भट्टो हम, यानी कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ, मुझे बख्श दो। इतना यहाँ पे दर्दनाक उनका परसिक्यूशन हुआ करता था। तो 14th सेंचुरी में परसिक्यूशन शुरू हो गया। 14th सेंचुरी में इस्लाम यहाँ पे डोमिनेंट होने लग गया और मुस्लिम्स की तादाद यहाँ पे बढ़ने लग गई। ठीक है, अब यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ 17th सेंचुरी में। बीच में थोड़ा सा मॉडरेट रेन आई, अकबर की रेन आई थी। यहाँ पे मुगल एम्पायर आ चुका था 16th सेंचुरी में। ठीक है, अकबर की रेन उसके बाद चली थी काफ़ी समय तक, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, और लेकिन फिर जो लास्ट सबसे खतरनाक रूलर जो इनका था वो था औरंगजेब ना। और औरंगजेब काफ़ी कट्टर माना जाता था। ये आप में से कई लोगों को पता है, औरंगजेब धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कट्टर था, काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी था। तो उसने फिर से परसिक्यूशन शुरू किया। उसका एक गवर्नर था, 14 गवर्नर थे उसके, उसमें से एक गवर्नर था इफ्तिकार खान। वो 4 साल कश्मीर में गवर्नर रहा और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहा पंडितों की तरफ। जिजिया यहाँ पे फिर से लगाया गया, जिजिया लगा। उसके अलावा यहाँ पे मास कन्वर्जन फिर से होने लगे, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज फिर से यहाँ पे आने लगी। तो कश्मीरी पंडितों ने डर के अप्रोच किया था तेग बहादुर को, जो कि एक सिख लीडर थे, और उन्होंने इनको बचाया था एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। ठीक है, तो परसिक्यूशन यहाँ पे चल रहा है 17th सेंचुरी में भी। और फिर से आप देखोगे ना, इस पूरे टाइम में जो मुस्लिम्स की तादाद है वो बढ़ने लग गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि कन्वर्जन बहुत सारे हो गए, कन्वर्जन भी हो रहे हैं और माइग्रेशन भी हो रहे हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी में ये जितना भी परसिक्यूशन चल रहा था वो नियरली आप देखोगे कि काइंड ऑफ पीक की तरफ जाने लग गया, क्योंकि पास में आ गए अफगान्स। ठीक है, अफगान जो थे वो आए यहाँ पे 1752 में। ठीक है, अफगान लीडर्स यहाँ पे जब पेनिट्रेट करना शुरू हुए तो उनका टॉर्चर का लेवल अलग ही था। हमें हो सकता है ऐसा लगे कि औरंगजेब का जो टॉर्चर लेवल था वो अलग लेवल का था, लेकिन अफगान जब आए यहाँ पे उनका टॉर्चर लेवल अलग था। वो और भी ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, बहुत ज़्यादा मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट थे वो, और उन्होंने मास कन्वर्जन्स तो करे। उन्होंने काऊ को स्लॉटर करना शुरू किया। काऊ स्लॉटर कर करके जो बीफ होता था, जो बीफ होता था या काऊ मीट जो होती थी, उसको फोर्स फीड करना शुरू किया पंडितों को। अगर वो मना करते थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और कई सारे पंडित इस समय पे माइग्रेट कर गए, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर, अलग अलग जगह पे उनको माइग्रेट करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं 18th सेंचुरी में हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी पंडितों की, इतना एक्सट्रीम पे परसिक्यूशन जा चुका था। कुछ उनको राहत मिली जब यहाँ पे सिख एम्पायर आया। देखिए, सिख एम्पायर आया यहाँ पे, एक तो सिख एम्पायर थोड़ा मॉडरेट था और टॉलरेंट था। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने ये सिख एम्पायर कंसोलिडेट किया था। अलग अलग मिसल होते थे, छोटे छोटे रीजन, उनको कंसोलिडेट करके एक सिख एम्पायर बनाया। कश्मीर उसका हिस्सा है, आप देख सकते हैं। तो कश्मीर में यहाँ पे एक डोगरा डायनेस्टी रहा करती थी। इसके एक लीडर थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह की परमिशन से, सिख एम्पायर जो चला रहे थे, रंजीत सिंह की परमिशन से कश्मीर को रूल करने की बात कही और उनको लीज पे दे दिया गया कश्मीर। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सिख डायनेस्टी
ऑन द बिहाफ ऑफ सिख एम्पायर वो रूल कर रहे थे कश्मीर को, ठीक है। और ये रूल कंटिन्यूसली चला कब तक, 1947 तक। तो बेसिकली डोगरा डायनेस्टी चली अब 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए तब तक डोगरा का रूल रहा यहाँ पे। डोगरा थे प्रो हिंदू, डोगरा प्रो हिंदू थे, और जितना भी यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हुआ था इससे पहले, डोगरा ने उसको काउंटर करना चाहा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए मुस्लिम्स पे। अब मुस्लिम्स यहाँ पे मेजोरिटी में आ चुके हैं, ठीक है। अगर 1901 का मैं एक सर्वे आपको बताऊं तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन आ चुकी है। डेमोग्राफी जो है वो स्क्यू हो चुकी है उनके फेवर में, ठीक है। तो हाई टैक्सेस से, अनपेड फोर्स लेबर था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे अगेंस्ट द मुस्लिम डिस्पाइट देम बीइंग अ मेजॉरिटी। तो यहाँ पे इस समय मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट कर गए। तो आप देख सकते हो 14th सेंचुरी के बाद से यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस कंटिन्यूसली रहा है। कभी मुस्लिम्स ने हिंदूज को परसिक्यूट किया है, कभी हिंदूज ने मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलीजन जो है वो डोमिनेट करता रहा वैली को। अब 1947 में क्या होता है, 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, 26 अक्टूबर को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया जाता है कश्मीर द्वारा, कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह द्वारा इंडिया के साथ, ठीक है। अब इसकी जो पूरी स्टोरी है मैं दूसरे एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे डाइग्रेस नहीं करना चाहूँगा। कश्मीर यहाँ पे एक्सेशन हो चुका है और यहाँ के लीडर एक बनते हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक वॉर होता है और हमारा जो कश्मीर का एक रीजन है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है बाय पाकिस्तान। वो इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है। ये पूरी कहानी मैंने कवर कर रखी है दूसरे वीडियो में, आप ऊपर लिंक क्लिक करके देख सकते हैं उसको। तो शेख अब्दुल्ला यहाँ पे इंटरिम लीडर बनते हैं, उनको उपाधि दी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर की, ठीक है। और कश्मीर का एक अलग स्टेटस होता है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्पेशल स्टेटस होता है जो आर्टिकल 370 जो रिसेंटली एक साल पहले स्क्रैप कर दिया गया था। तो यहाँ पे वो स्टेटस होता है, शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला का स्टैंड जो इनिशियली होता है वो काफ़ी एंटी पाकिस्तान होता है और दो चीज़ों के बीच में वो वैसिलेट करते थे, या फिर तो इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी ऑफ कश्मीर, मतलब एज अ सेपरेट नेशन वो कश्मीर को चाहते थे, या फिर वो चाहते थे वो इंडिया के साथ जाए। इंडिया के साथ आने का कारण थे नेहरू के साथ इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इनका एक और रीज़न ये भी था कि उनको डर था कि पाकिस्तान हो सकता है फिर से रेड कर दे और कश्मीर पे जो है अपना कब्जा जमा ले। तो इनका जो स्टैंड था वो थोड़ा सा प्रो इंडिया था, नॉट एग्जैक्टली प्रो इंडिया बट इट वाज टुवर्ड्स इंडिया। और वो हमेशा से कहा करते थे कश्मीर एक सेक्युलर स्टेट है, भले यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस में होंगे लेकिन ये सभी का राज्य है, मुस्लिम हिंदू सब एक समान है, ये एक सेक्युलर स्टेट है और स्टेट का यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब उनकी जो फ्रेंडशिप होती है नेहरू के साथ वो बेटर हो जाती है। इनका अरेस्ट भी करवाया जाता है नेहरू द्वारा, इनका अरेस्ट कराया जाता है नेहरू द्वारा 1963 1964 में। सिचुएशन बिगड़ती है, वो रिलीज होते हैं, एंटी कांग्रेस हो जाते हैं, धीरे धीरे एंटी इंडिया होते हैं और प्रो इंडिपेंडेंस होते चले जाते हैं, ठीक है। और वो इस तरीके की स्पीचेस देने लग जाते हैं कि पंडित या फिर तो रलिव चलिव या गलिव, है ना, या बी वन विद अस, फ्ली और बी डेसिमेटेड, इस तरीके की स्पीचेस, इस तरीके की कम्युनल स्पीचेस वो देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका सेक्युलर वाला प्रिंसिपल था कहीं ना कहीं डाइल्यूट होना शुरू हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएशंस हो चुके हैं। हालांकि देखिए 1947 में जब हमें आज़ादी मिली है और पाकिस्तान ने वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे, तो कई सारे लोग थे जो थोड़े प्रो पाकिस्तान थे और उनका जो एंगल था वो देखने का चीज़ों का वो रिलीजन के बेसिस पे था। तो ऐसे लोग ऑलरेडी हैं वैली में जो प्रो पाकिस्तान है या प्रो इंडिपेंडेंस है और एक इस्लामिक स्टेट भी चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और अब शेख अब्दुल्ला भी ये बात करने लग गए, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन देखेंगे कि आगे कैसी कैसी स्टेप्स हुई कि ये सब चीज़ें कल्मिनेट हो गई। तो पहले शेख अब्दुल्ला ने एज ए लीडर थोड़ा सा कम्युनलाइजेशन करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए हमारे बगल में, मतलब हमारे नेबरहुड में क्या चीज़ होना शुरू होती है। 1977 में जियाउल हक बनते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और ये भुट्टो की जो पॉलिसी होती है, जुल्फिकार अली भुट्टो की एक पॉलिसी होती है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स और 1000 ईयर वॉर विद इंडिया, उसको ये इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हालांकि देखिए जियाउल हक वो लीडर हैं जिन्होंने कू किया है और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिराया है। अब वो यहाँ वहाँ के एक तानाशाह बन चुके हैं, एक मिलिट्री रूलर बन चुके हैं, और वो बोलते हैं कि विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। किस तरीके से? विद अ लो इंटेंसिटी वॉरफेयर। क्योंकि देखिए 1971 वॉर के बाद इनको समझ में आ गया कि हम डायरेक्टली तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते इंडिया को, इनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर छेड़ेंगे जिसमें मिलिटेंसी और वॉरफेयर होगा, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें वो लोगों को ट्रेन करके, ऐसे मुजाहिदीन टाइप्स के लोग वो ट्रेन करके वैली में भेजेंगे, लोगों को रेडिकलाइज करेंगे और एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये जब यहाँ पे आते हैं तो कई सारे इनके जो एजेंडा होता है इस्लामिक रेडिकलिज्म का, उसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है। और इसी के साथ इनका जो एजेंडा है उसको काफ़ी ज़्यादा पुश फिर से कब मिल जाता है? जब 1979 से 1989 में एक होता है सोवियत अफगान वॉर। अब देखिए अफगान एकदम कश्मीर के पास में है, देखिए यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पे अफगान सोवियत वॉर चल रहा है।
और अफगान यहाँ पे कई सारे जो लीडर्स हैं ये इस्लामिक लीडर्स हैं, ठीक है, मुस्लिम लीडर्स हैं, जैसे यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे अलकायदा है, इनके पास वेपनरी है, इनके पास ट्रेनिंग है यूएस की, ठीक है, यूएस ने इनको यूएसएसआर के अगेंस्ट खड़ा किया है। तो अब ये और जियाउल हक ये मिल करके किसको ट्रेन करना शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ लीडर्स, यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेन करना शुरू करते हैं अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तान को यहाँ पे टेरेन का एडवांटेज होता है, तो वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स भेजना शुरू करता है वेपन्स के साथ। यहाँ पे पीओके वाले रीजन में वो ट्रेन करता है लोगों को और यहाँ पे पेनिट्रेट करवाना शुरू करता है। तो आप देखेंगे कि अब जो इस्लामाइजेशन हो रहा था, एक्सट्रीम इस्लामाइजेशन, देखिए इस्लामिक कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, कई सारे लोग जो है वो प्रो इंडिया हैं कश्मीर में, लेकिन फिर ऐसे इंस्टेंसेस जब होते हैं तब यहाँ पे रेडिकल लोग अंदर घुसने लग जाते हैं, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो 1980s में शुरू हो जाता है, काफी इंटेंसिटी से शुरू हो जाता है, इससे पहले भी होता है लेकिन इंटेंसिटी से अब शुरू हो जाता है। कई सारे लोगों को जिहादीज के नाम पे, मुजाहिदीन के नाम पे प्रॉक्सी वॉर्स के लिए भेजा जाता है अगेंस्ट इंडिया। अब इसके साथ में 1980s में जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो भी एक बड़ा कारण बनती है एंटी इंडिया सेंटिमेंट लाने की, और उसके अलावा एंटी हिंदू सेंटिमेंट लाने की, वो हम देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है 1982-83 में, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे सीएम बनते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाती है क्योंकि काफी एक्सेसेस होते हैं अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी, वो इनकी सरकार को डिसमिस करा देते हैं, वो सरकार को डिसमिस करा देते हैं। ये गवर्नर रूल लग जाता है, ये है जगमोहन जी जो उस समय गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर रूल यहाँ पे लग जाता है। और इसके बाद कांग्रेस सोचती है कि हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे हिसाब से काम करे वैली में, तो वो बनाते हैं गुल शाह को। गुल शाह जैसा कि कांग्रेस सोचती है बिल्कुल उसके अगेंस्ट काम करते हैं, बिल्कुल उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ये एक रोग लीडर निकलते हैं। जब बाबरी मस्जिद को खोला जाता है हिंदूज के लिए फॉर प्रेयर्स, ये वहां पे नारा देते हैं इस्लाम इज इन डेंजर, एग्रेसिव इस्लामाइजेशन वैली का शुरू हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, वो कल्मिनेशन हो जाता है राइट्स में 1986 में, जिसमें हिंदूज को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप बिल्डअप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया स्पीचेस देना, कम्युनल स्पीचेस, फिर उसके बाद क्या हुआ, दो चीजें मैंने आपको बताई, दो चीजें क्या क्या हुई यहाँ पे, एक तो जियाउल हक है, दूसरा यहाँ पे सोवियत अफगान वॉर आया, तो यहाँ पे कई सारे लोगों को जिहादीज बना करके भेजने लग गए, एग्रेसिव इस्लामाइजेशन यहाँ पे होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद गुल शाह और आ गए, गुल शाह आ गए तो इन्होंने जो वैली के लोग थे उनको भड़काना शुरू कर दिया हिंदुओं के अगेंस्ट, और तो और उन्होंने सेक्रेटेरिएट में जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है उसमें मुस्लिम मॉस्क की जगह दे दी, उसमें मुस्लिम प्रेयर्स करने के लिए जगह दे दी, टेम्पल्स को टेम्पल्स की पिलेजिंग हुई एक्सट्रीम एलिमेंट्स द्वारा, लेकिन गुल शाह ने कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड काइंड ऑफ टेररिज्म वैली में होने लगा, और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था ये बेसिकली रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म था, और स्पेसिफिकली इसमें हिंदूज टारगेट किए जा रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है इंटेंसिटी कम्युनलाइजेशन की बढ़ती जा रही है। इनको भी डिसमिस कर दिया जाता है बाय जगमोहन, ठीक है, जगमोहन इस समय होते हैं गवर्नर, और इनको डिसमिस कर दिया जाता है, फिर से गवर्नर्स रूल लग जाता है 1986 में। फिर इलेक्शन होते हैं 1987 में, फिर से यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला चुन के आते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन होते हैं ये काफी ज्यादा रिग्ड होते हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना होता है। देखिए कश्मीर में कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो थे वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे होते हैं उन्होंने, जैसे JKLF होता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि चाहता है कि POK या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है ये सब मिल करके एक सेपरेट कंट्री बने, पूरा कश्मीर जो है अलग सेपरेट कंट्री बने। तो इस तरीके के सेपरेटिस्ट एलिमेंट जितने भी थे कश्मीर में वो सब मिल करके एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना लेते हैं। लेकिन उनको जब पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला जो जीते हैं वो रिग्ड इलेक्शन से जीते हैं, तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो लोग होते हैं वो डिसइल्यूजन हो जाते हैं और उनको काफी गुस्सा आता है इंडिया पे, क्योंकि देखिए INC जो है उसी ने ये इलेक्शन रिग कराए होते हैं। फारूक अब्दुल्ला बाद में मानते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी नेशनल पार्टी थी जो रूल कर रही थी उस समय इंडिया को, इन दोनों की साठगांठ थी और इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन जो है वो रिग कराए, ठीक है। तो यहाँ पे डिसइल्यूजनमेंट हो गया। देखिए वैसे एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे जा रहा था और एक अलगाववादी संगठन जो यहाँ पे बना था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, अब उसको और भी ज्यादा यहाँ पे नाराजगी हो गई इंडिया से, और भी ज्यादा उसको नाराजगी हो गई स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज से। 1988-89 में MUF जो है कंप्लीट सेपरेटिज्म की पॉलिसी पे चला जाता है, JKLF काफी एक्टिव हो जाता है, कई सारी प्रोटेस्ट होती है अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि रिग होकर के इलेक्शन जीतती है, और पहली बॉम्बिंग्स हो जाती है श्रीनगर में। अब देखिए बॉम्बिंग्स होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप जो है इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, कम्युनलाइजेशन की बढ़ती जा रही है, टेररिज्म यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और 1988-89 में तो यहाँ पे अब जो सेपरेटिज्म है या फिर जो इंसर्जेंसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। आप देख सकते हैं ग्राफ, देखिए 1988
89। यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस फेटलिटीज, यानी कि कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, कितने सिविलियंस यहाँ पे मारे गए आफ्टर 1988-89। तो आप देखेंगे एकदम सडन स्पाइक हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, JKLF, ये सब काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सेपरेटिज्म काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया गुल शाह के बाद से कई सारे जो रेजिडेंट्स थे उनमें भी यहाँ पे कट्टरवाद बढ़ चुका है, और उसके अलावा पाकिस्तान और अफगान वहां से पेनिट्रेशन शुरू हो चुका था, तो प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये इंसर्जेंसीज काफी बढ़ चुकी है अगेंस्ट इंडिया, एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुका है, और ये बेसिकली एक इस्लामिस्ट वॉर है। मुजाहिदीन के गाब के अंडर ये सब लोग घुसते हैं, रिलीजियस वॉरियर्स के नाम पे घुसते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर इन्होंने छेड़ दिया है, और पहली किलिंग्स हो जाती है हिंदुओं की। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक हमने देखा था एक्सट्रीमिज्म 14th सेंचुरी का, एक 17th सेंचुरी का, एक 18th सेंचुरी का। अब आप देखेंगे 1989-90 में कि अब जो पंडितों पे अटैक्स है वो फिर से इंटेंस होना शुरू हुए, क्योंकि 1947 से लेकर के 1989 तक जैसा कि मैंने आपको सिचुएशन बनाई, वो पूरा बिल्डअप बनाया, वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये होगा कि टीकालाल टप्पू जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव थे वैली में, उनको मार दिया जाता है। फिर नीलकंठ गंजू जो कि JKLF के एक लीडर के अगेंस्ट सेंटेंस देते हैं, ये जज होते हैं हाई कोर्ट के वहां के, ये सेंटेंस, डेथ सेंटेंस दे देते हैं JKLF के एक लीडर को, उनको भी मार दिया जाता है। हिट लिस्ट बनाई जाती है पंडितों की कि इन सब पंडितों के जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल है इनको अब मारा जाएगा, पकड़ पकड़ के मारा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। लोकल न्यूज़पेपर्स में मुजाहिदीन के जो लोग हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं, ये मैसेजेस भेजते हैं और ये मैसेजेस छपवाते हैं न्यूज़पेपर में कि पंडित अब यहाँ से निकल जाए, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, हिंदुओं की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब 1989 में इंडिया में तख्ता पलट होता है, राजीव गांधी की मौत हो चुकी होती है, VP सिंह देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री बन के आते हैं। VP सिंह बेसिकली वन ऑफ द वीकेस्ट, या कहूँ तो वीकेस्ट लीडर थे इंडिया के, अभी तक के इतिहास में वीकेस्ट लीडर, वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। इनके समय पे होम मिनिस्टर बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब इंटरनल ये जो थे ये कश्मीर को बिलोंग करते थे, और ये चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस हो जाए। उनकी उनसे बनते नहीं थी, लोकल पॉलिटिक्स होगी, उनकी नहीं बनती थी, तो वो चाहते थे डिसमिस हो जाए, जगमोहन को यहाँ पे गवर्नर बनाया जाता है, और फारूक अब्दुल्ला जो है अपने आप यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंस्टेबिलिटी आ रही है एक तो स्टेट पॉलिटिक्स में, दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे कि ये होम मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर की बेटी को ही यहाँ पे किडनैप कर लिया जाता है बाय JKLF, और वो बोलते हैं कि हम रिलीज करेंगे तब जब आप हमारे लोगों को, हमारे प्रिजनर्स को, हमारे लोगों को यहाँ पे रिलीज करोगे। और गवर्नमेंट जो है ये कंडीशन मान लेती है, और इनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हुई है यहाँ पे। अब सिचुएशन क्या होगी वैली में? ठीक है, तो देखिए JKLF काफी ज्यादा बोल्स्टर हो चुका है, और MUF जितने भी थे। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज बता दूं, MUF जो है अभी आज का जो हुर्रियत है ना, वो MUF था उस समय, वो बाद में जाकर के उसने अपने को रिस्ट्रक्चर करके हुर्रियत बनाया। खैर, JKLF यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा हो चुका है, कई सारे कट्टर लोग अब वैली में आ चुके हैं। कई सारे अच्छे लोग जो होते हैं, जो मॉडरेट मुस्लिम्स होते हैं, जो पंडितों से अच्छे रिलेशंस रखते हैं, उनको भी धमकाया जाने लगता है। अब उनको धमकाते हैं लोग कि आप उनसे रिलेशंस मत रखो, आपको काफिर बोलेंगे हम, मतलब उनको काफिर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे मॉडरेट मुस्लिम भी होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो पंडितों के दोस्त भी होते हैं, साथ में रहते हैं, पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये कट्टर एलिमेंट्स आकर के सब कुछ बिगाड़ देते हैं। एंटी हिंदू मूवमेंट शुरू हो जाता है वैली में, एड्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में कि पंडितों को निकल जाना चाहिए यहाँ पे। फिर थ्रेटनिंग स्लोगन्स शुरू हो जाते हैं मॉस्क से। मॉस्क जो है वो बेसिकली सो कॉल्ड जिहाद की प्लेस बन जाती है इनके लिए, अनाउंस किए जाते हैं कि पंडित अभी का भी निकल जाए। ऐसी स्पीचेस आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद जैसी चीजें यहाँ पे बोली जाती है, सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम बोला जाता है, कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है ऐसा बोला जाता है, सेक्युलरिज्म जो है वो बिल्कुल कूड़े में जा चुका होता है, और यहाँ पे टोटली एक एंटी हिंदू एजेंडा शुरू हो जाता है। बसेज में जो कुछ आदमी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको निकाल करके, पकड़ करके उनको गोली मार दी जाती है, और ऐसी चीजें पेपर में छपाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडितों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और 19 जनवरी 1990 को वो इनके लिए कटु पल आ जाता है जब उनको अपना घर छोड़ के अपने ही घर में रेफ्यूजी बनाया दिया जाता है। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हो जाता है, 70,000 से ज्यादा फैमिलीज अपना घर छोड़ करके दूसरे एरियाज में चली जाती है, या फिर रेफ्यूजी कैंप्स में चली जाती है। रेफ्यूजी कैंप्स में उनको जाना पड़ता है, और अपने ही घर में ये रेफ्यूजी बन जाते हैं। आज भी 19 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे ये ऑब्जर्व करते हैं कश्मीरी पंडित, और ये जस्टिस की डिमांड अभी भी करते हैं, अपना रिटर्न भी डिमांड करते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ पोस्टर्स। कुछ अगर फिगर्स में आपको बताऊं तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति
जो कि कश्मीरी पंडितों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया कि 75,343 कश्मीरी पंडित फैमिलीज 1990 में फ्ली करी थी और मोर देन 70,000 जो है 1990 से लेकर के 1992 के बीच में वहाँ से फ्ली करी थी, या फिर रेफ्यूजी कैंप्स में गई, या फिर दिल्ली या दूसरी जगह पे वो फ्ली करे थे और अलग अलग जगह वो रहने लगे। कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा किल हुए थे। 1990 से 2011 के बीच में 400 कश्मीरी पंडितों को पकड़ के मारा गया। 1997 का संग्रामपुरा मैसेकर इज़ वन ऑफ द नोटोरियस मैसेकर्स, जिसमें 7 कश्मीरी पंडितों को निकाल करके ड्रैग करके उनको टॉर्चर करके मारा गया था। अभी हाल फिलहाल 800 फैमिलीज़ है जो अभी भी कश्मीर वैली में रह रही है। किस तरीके से रह रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कुछ स्टेप्स होते हैं। मनमोहन सिंह जी ने 2008 में एक पैकेज अनाउंस किया था और उन्होंने बोला था कि ये एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 7.5 लाख का, उसके अलावा पंडित यूथ जो है उनको अकोमोडेट किया जाएगा वैली में, कुछ वेवर मिलेगा इंटरेस्ट पे, और उसके अलावा एग्रीकल्चर में जो एंगेज है लोग उनके लिए कुछ यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगा। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे 2008 में शुरू हुए थे। रिटर्न की भी बात यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। 2012 में इसी पैकेज को इम्प्रूव करके जो उमर अब्दुल्ला वहाँ के सीएम थे 2012 में, उन्होंने थोड़ा असिस्टेंस बढ़ाया, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ऑफर करी। उसके अलावा 2015 में मोदी जी ने कुछ स्टेप्स लिए थे, एडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स आई थी, ज़्यादा पैकेज की बात करी थी, ट्रांजिट अकोमोडेशन की यहाँ पे बात हुई थी। तो यहाँ पे स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन देखिए सिचुएशन कंप्लीटली इंप्रूव नहीं हुई है। वो सिचुएशन इंप्रूव जनरली तब होगी जब परसेप्शन में चेंज आएगा। अगर वैली में लोग ठीक है, अगर वो वेलकम करना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को तो वो वेलकम फील करेंगे, है ना। मतलब अगर आप एक टाउनशिप बना दो और उनको अलग से अकोमोडेट कर दो तो हो सकता है उनको ठीक लगे, बट हो सकता है ना लगे। अब क्या है कश्मीरी पंडितों का स्टैंड, क्या है वहाँ के लोकल लोगों का स्टैंड, वो अभी पूरा डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपसे ये सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडितों को जितने भी लोग एक्सोडस में गए थे, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो, या फिर जो लोग उस समय जो माइग्रेट कर गए थे वो सभी लोग, क्या उनको रिटर्न होना चाहिए वैली में? अगर हाँ तो किस तरीके से? आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कश्मीरी पंडितों के बारे में। ये एक बहुत ही दयनीय सा इंसिडेंट था जब एक काइंड ऑफ एथनिक क्लींजिंग हुई थी। 1990s में पहली बार एथनिक क्लींजिंग वो टर्म यूज किया गया था यूगोस्लाविया के टर्म्स में, लेकिन उससे कई पहले, उससे कुछ साल पहले ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कश्मीर में ही एथनिक क्लींजिंग हो गई थी। एक जीनोसाइड हो गया था जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को पकड़ करके टॉर्चर किया गया, मारा गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।